जय हिंद। हैं? कैसे हो आप लोग? हैं? पसीना आ गया, लेकिन आप लोगों की जीत हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? तो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित। चलिए, कई दिन से नींद नहीं आई है सही से। पानी मंगाया भाई? मैं तो अभी कई दिन से बिना नींद में हूं। है फ्राइडे से? नहीं, अबे पागल हो गया, कहां कहां नहीं गया। तो शुक्रवार, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन से। घर नहीं, मैं कल यही था, पटना में ही था, सैटरडे संडे। है अब तो बस आ रहे होंगे। मैं इधर से आया, सर उधर से आ रहे होंगे। आ जाएंगे बस, आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो। आप, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कई मोर्चे कई जगह जीतने पड़ते हैं। इस तुम्हारी क्लास के साथ भी कई सारे मोर्चे होते हैं। रिकॉर्ड तो नहीं कर, लाइव तो नहीं कर दिया? थोड़ी देर बंदी कर देता यार। चलो, चलो सब सही हो जाएगा। आप टेंशन ना लो। सर मेरा चले, सर आ जाएंगे। अरे सर, सेफ है, सुरक्षित है। आपको क्या लगता है इतनी सारी टीम हमारी जो है और आप लोगों का इतना प्यार जो है, उससे कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है? फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक बात अवश्य मानो, जब कोई एक संकट का वक्त होता है ना, जब आप किसी, एक्चुअली क्या ना, एक दौर ऐसा होता है, एक समय ऐसा होता है, तो थोड़ी सी चीजें क्या होती है उस समय के दौरान, सब लोग सोचते हैं कि सबका वक्त आ गया है। तो उस समय क्या होता है, सब आदमी प्रहार करते हैं, लेकिन भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। टेंशन लेने की आवश्यकता। चलो, क्या पढ़ा था मैं, ये बताओ मुझे आप लोग ना। कितनी कमाल की बात है, कल मैं अभी क्लास में आ रहा था मॉर्निंग में, फिर मुझे अर्जेंट में कुछ थोड़ा समय लग गया, फिर आज मैं आपकी क्लास में जब आया खुशखबरी के साथ। चलो, अब पढ़ते हैं हम, ग्रांट्स पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की अनुदान मांगे, 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 विभिन्न प्रकार की अनुदान मांगे। जितने प्रकार की हमारे कंट्री अनुदान मांगे, देखो एक होता है प्रत्यानुदान, एक होता है अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक होता है अतिरिक्त अनुदान, एक होता है बोट ऑन अकाउंट, जिसको बोलते हैं क्या, लेखा अनुदान। नाम सुना आपने? कई प्रकार के अनुदान होते हैं, कई प्रकार की मांगे होती हैं। वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है, डन। चलो देखो, विभिन्न प्रकार की मांगे, तो एक होता है लेखा अनुदान, एक होता है लेखा अनुदान, इसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? वोट ऑन अकाउंट। इसे हम नाम देते हैं लेखा अनुदान। देखो लेखा अनुदान क्या होता है, इसके बारे में समझो। लेखा अनुदान होता है, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट होता है बेसिकली, लेखा अनुदान कहते हैं हम उसको,
किसे कहते हैं लेखा अनुदान? लेखा अनुदान कहते हैं बेसिकली हम उसको, जब क्या होता है, जैसे पहले बजट जो था, पहले बजट जो है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में पेश होता था। कब पेश होता था? अंतिम सप्ताह में। पहले बजट पेश होता था फरवरी के अंतिम सप्ताह में। कब होता था? फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश होता था। डन। और अब बजट पेश होने लगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में। कब होने लगा? अब बजट पेश होने लगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में। कब होने लगा? तो पहले अंतिम सप्ताह में पेश होता था बजट, अब बजट पेश होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। तो जब बजट अंतिम सप्ताह में पेश होता था तो सरकार के पास पैसा कब तक का था? सरकार के पास पैसा था, फरवरी का था, सरकार के पास 31 मार्च तक का पैसा था। अब 31 मार्च से आगे सरकार को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 अप्रैल से सरकार को पैसे की आवश्यकता है नहीं है? है। तो सरकार क्या करती? सरकार ये करती थी कि सरकार अगले महीने के लिए, यानी सरकार के पैसा नहीं है तो सरकार क्या करती? सरकार इसकी मांग करती थी कि हमें 2 महीने के लिए, जब तक बजट पास होगा, हमें 2 महीने के लिए आप एक पैसा जमा कर दो जो कुल बजट का 1/6वां भाग होता था। इससे क्या हो कि सरकार जो है वो अपना खर्चा कर पाए, और इसी को नाम दिया गया लेखा अनुदान, जिसे बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। लिखो, बजट पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में, बजट पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, जिस कारण से सरकार के पास 1 अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धन की कमी होती थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धन की कमी होती थी, धन की कमी होती थी, धन की कमी होती थी, तो सरकार संसद से 2 महीने अप्रैल और मई के लिए, 2 महीने अप्रैल और मई के लिए धन की मांग करती है, जो संपूर्ण बजट का धन की मांग करती है, जो संपूर्ण बजट का 1/6वां भाग होता है। धन की मांग करती है जो संपूर्ण बजट का 1/6वां भाग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। यह पैसा 2-3 दिन से ना मुझे खाना, नींद, सिस्टम खराब हो गया था। बीच बीच में पानी पी लिया ना ऐसा आलतू फालतू। ये पैसा संपूर्ण धन की राशि में से काट लिया जाता है। ये पैसा संपूर्ण धन की राशि में से काट लिया जाता है। अरे हाँ या ना? बोलो। डन। और कुछ? चले,
अगला लिखे आप अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। देखो, जो बजट पे कुल पैसा मिला है, जो बजट की कुल राशि मिली है, जो बजट का कुल पैसा मिला है, जो भी बजट का कुल पैसा मिला है, जो बजट पे कुल पैसा मिला है, तो बजट का जो कुल पैसा मिला है ना, जो कुल पैसा बजट पे मिला है, वो कुल पैसा जो बजट की राशि है, यानी जो बजट की राशि है, राशि, ये अगर बजट की राशि कम पड़ जाए, क्या पड़ जाए, जो बजट की राशि है, बजट की राशि अगर कम पड़ जाए, ये कम हो जाए, यानी कम पड़ जाए या कम हो, यानी बजट की राशि मिली, खर्चे ज्यादा है, तो बजट की राशि क्या पड़ी, कम पड़ गई, यानी वित्तीय वर्ष के लिए जो पैसा मिला है वो पैसा कम पड़ जाए, तो जो वित्त वर्ष का पैसा मिला है, ये वित्त वर्ष का पैसा अगर क्या हो जाए, वित्त वर्ष का पैसा कम हो जाए या कम पड़ जाए, तो उसके लिए आवश्यक धन की जो आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अनुपूरक अनुदान। क्या कहते हैं, लिखो, बजट में दी गई राशि, बजट में दी गई राशि, हाँ, अब फरवरी के पैज में पेश होता है, बजट में दी गई राशि, राशि यदि वित्तीय वर्ष के खर्चों के लिए, बजट में दी गई राशि यदि वित्तीय वर्ष के खर्चों के लिए कम हो जाए, कम हो जाए या कम पड़ जाए, तो जिस धन की आवश्यकता होती है, जिस धन की आवश्यकता होती है उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं, उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। डन, डन, डन। अनुपूरक क्या कहते हैं, कहते हैं। वैसे आप लोगों को जानकारी मेरे आने से पहले मेरी वीडियो से मिल गई होगी ना, सबसे पहले वही ऑथेंटिकेट लगी होगी, बाकी आजकल की न्यूज में सब क्या है, सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक है। कौन सी मीडिया, सी सीई का मतलब क्या हुआ, मैं फिलहाल अब कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा बोलना भी क्या है, चलो अभी मैं चाहता हूं शांत, शांत। पॉलिटी इज अ गेम ऑफ, शब्दों पे फंसे, शब्दों में पूरा खेल हो जाता है यहाँ, शब्दों का ही खेल है इस दुनिया में और कुछ नहीं है, दुनिया शब्दों से चलती है। चलो, न्यूज में भी दिया था कि दोनों सर को मिली कोर्ट से राहत, अच्छा दोनों आ गया न्यूज में ये भी, चलो हाँ, कुछ मीडिया वाले कोचिंग सील करवा दिए थे हमारी, हैं? हाँ, इससे पहले 3 ही काल होते थे। चलो बताता हूं,
इसके 2-3 सवाल हैं। सर गुरुजी चरण अच्छा नमस्कार, शून्यकाल के बारे में आपने बताया कि भारत चीन युद्ध के बाद आया, ऐसा क्यों? इससे पहले केवल 3 ही काल होते थे। हाँ, शून्यकाल जो है ये प्रथा भारत चीन युद्ध के बाद आई, उस दौर में आई। भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं, उस दौर में आई है। डन। ज्वाइंट मीटिंग एंड स्पेशल ज्वाइंट मीटिंग में क्या अंतर होता है? स्पेशल ज्वाइंट मीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है, ज्वाइंट सेशन होता है, वो ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। डन। सर जी आपने बताया कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना ही 10 विधेयकों को कानून बना दिया। वो एक्चुअली स्पेशल कोर्ट ने बनवाया था। देखो, न्यायपालिका सरकार और न्यायपालिका दोनों में अंतर है। अभी जैसे ये मामला हुआ, ये केस किया था राज्य ने। किसने? स्टेट ने। स्टेट। और बचाव किसने किया? न्यायपालिका ने। किसने किया? ये होता है। जुडिशरी अलग है, वो कार्यपालिका नहीं है, वो न्यायपालिका है। पुलिस कौन है? स्टेट है, कार्यपालिका। अब तुम्हें समझ आया? अब समझ आया आर्टिकल 12 क्या था? यही था वो। स्टेट यानी एग्जीक्यूटिव, यानी ये जो है सरकार, लोग, ये सब एग्जीक्यूटिव है। कार्यपालिका, पुलिस, ये सब कार्यपालिका है। और जो न्यायपालिका है वो अलग है। तो ये न्यायपालिका का डिसीजन था जो भी आपने सुना, और वो किसका था? कार्यपालिका। अब आपकी समझ में कार्यपालिका न्यायपालिका आए होगे सही से। एंटरिम रिलीफ क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले वाले बैच में पढ़ाया है पिछले बैच में अंतरिम राहत। कोई बैच का है पिछले वाले का? नोट से पढ़ाया होगा। अंतरिम राहत पढ़ाया मैंने, जो उस बैच में पढ़ाया, बैच नंबर 5 में भी। एंटरिम राहत होता है, जैसे स्टे ऑर्डर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? स्टे ऑर्डर। जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई किसी का घर है, वो टूट रहा है, तो आप उसे एंटरिम राहत लेके आते हो। अंतरिम रिलीफ कहते हैं उसे, एंटरिम राहत। यानी उसके ऊपर भेज दो। कौन है ये? उसके ऊपर क्या लग गया? स्टे। क्या लग गया? स्टे। इसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी। क्या कहते हैं? यानी उसको स्टे कर दिया, उसको रोक दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। तो कौन करता है? पावर किसके पास है? न्यायपालिका के पास पावर। चलो आगे बढ़े। तो लिखे जी, हो गया ये। अब देखो, एक होता है अनुपूरक अनुदान और एक होता है लेखा अनुदान। क्या होता है? अब लेखा अनुदान क्या होता है सुनो। व्हाट इज द लेखा अनुदान? हो गया। चलो अतिरिक्त अनुदान। अब डालो अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, इसे कहते हैं अतिरिक्त अनुदान। क्या कहते हैं इसे? अतिरिक्त अनुदान। इसे हम नाम देते हैं एडिशनल ग्रांट। क्या नाम देते हैं? एडिशनल ग्रांट, यानी अतिरिक्त अनुदान। क्या होता है अतिरिक्त अनुदान? देखो, एडिशनल ग्रांट होता है, अतिरिक्त अनुदान होता है बेसिकली ऐसा ग्रांट, यानी जैसे मान लो बजट है, तो बजट में जैसे आपको ये क्या था, आपको घर से पैसे मिले। सुनो, आपका बजट फिलहाल कितना चल रहा है? 8,000, 10,000, 5,000? 8 या 5? 5, 7, 10 वाले 10 वाला कितने? 10 वाले हाथ उठाए। 8 वाले, 7 वाले, मतलब मेजोरिटी 7 चल रहा है। ये 5, 12, 10 प्लस वाले कितने हैं? काम खत्म। और 10 माइनस वाले, इसका मतलब बजट जो है कितना चल रहा है? 10 मानते हैं। तो सुनो सुनो, यहां देखो, अब आपको घर से मिले 10,000 रुपए। कितने मिले? सुनो ना, बातें नहीं। आपको घर से 10,000 मिले। कितने मिले? अब जो आपको घर से 10,000 रुपए मिले हैं, सुनोगे, जो आपको घर से, बातें नहीं, जो आपको घर से 10,000 रुपए मिले हैं, तो 10,000 रुपए से मान लो आपका खर्चा हो नहीं पा रहा, तो आपने कहा पापा मुझे 500 रुपए और चाहिए। इसको बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। क्या बोलते हैं? अब ये जो 10,000 रुपए मिले, सुनो, अब 10,000 रुपए मिले आपको,
आपने उसमें 10,000 में बताया कि पापा 10,000 रुपए में खर्चा ये है कि 10,000 रुपए में रूम रेंट है कितना, 3,000 रुपए, 3 5, अरे जो भी है आपने बताया पापा रूम रेंट है कितना, 5,000 रुपए, कितना है सुनो, रूम रेंट है 5,000 रुपए, खाने का पैसा इतना, जूस पहने का जूस का पैसा इतना, किताब का पैसा इतना, और घूमने का पैसा इतना, आपने सब बता दिया। अब सुनो, बात बात मत करो। अब जो आपको मिला है पैसा, उस पैसे में कोई नई सेवा आप ऐड कर दो। मान लो कोई नया बैच ले लिया आपने, कोई टेस्ट सीरीज ले ली आपने, विजेता ले लिया, किसी एक्स्ट्रा आपसे फीस आपने दी, या आपने कोई किताब खरीद ली, यानी ऐसी सेवा, ऐसी कोई सेवा जिस सेवा का वर्णन बजट में नहीं है, ऐसी कोई सेवा जिस सेवा का वर्णन बजट में नहीं है, जिस सेवा का वर्णन बजट में नहीं है, तो ऐसी सेवा के लिए जो पैसा मिलता है उस पैसे को कहते हैं हम अतिरिक्त अनुदान। क्या कहते हैं, एडिशनल ग्रांट। क्या कहते हैं, एडिशनल ग्रांट। एक होता है प्रत्यानुदान, जिसे कहते हैं हम क्या, बोट ऑन क्रेडिट, नाम सुना है इसका, बोट ऑन क्रेडिट होता है प्रत्यानुदान, इसे कहते हैं हम प्रत्यानुदान। ये क्या होता है प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान होता है प्रत्यानुदान होता है कि कोई ऐसी सेवा है, कोई ऐसी सेवा है जिस सेवा का वर्णन नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा 10,000 रुपए लिए और आपने पापा से कहा कि पापा ये पैसा स्कूल का, कॉलेज का, यहाँ का, वहां का सब पैसा है, पर इस महीने मुझे ना यूपीपीसीएस का पेपर देने जाना है इलाहाबाद या मथुरा, तो उसका पैसा इस बार महीने लगेगा। तो पापा ने आपसे कहा कि ठीक है कितना लगेगा, तो आपने कहा पता नहीं है, तो पापा ने क्या किया, आपको एक चेक काट के दे दिया कि लो जो पैसे चाहिए आप लेना। पापा ने आपको एटीएम दे दिया कि एटीएम ले जाओ, आपको जो पैसे चाहिए आप निकाल लेना 10,000 से अलग। डन, ऐसा होता नहीं है, पर मान लो तो सुनो, तो वैसे क्या होता है, सरकार जब बोलती है कि ऐसा कोई बजट है, ऐसा कोई पैसा है जिस पैसे के लिए अनुमान लगाना कठिन है, पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, तो विधायिका संसद क्या करता है, कार्यपालिका को चेक काट के देता है। इसे कहते हैं विधायिका का कार्यपालिका को ब्लैंक चेक। क्या कहते हैं, जो विधायिका है ना, उस विधायिका का कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक मिलता है। क्या मिलता है, विधायिका का कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ ब्लैंक चेक। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव का एक ब्लैंक चेक देते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो, लिखो इसको, चलो, बोट ऑन क्रेडिट, अतिरिक्त अनुदान लिख लो, चलो, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान, लिखे। जब बजट में दी गई, भाई ये सब मत लाना, चाय वाय नहीं पीऊंगा, मुझे गर्मी लग रही है? बाकी मंगा दोगे तुम? ORS नहीं, तुम अगर कर सकते हो तो एक काम कर दो, कर सकते हो तो एक बार ना बाहर जाके एक अमूल की छाछ लाओ, से ग्लास में डाल के ले आओ, जाओ। आगे लिखो, आगे लिखो, लिखा लिखा है इसमें जरा, ऐसी कोई सेवा, ऐसी कोई से जिसका वर्णन बजट में, जब बजट में ऐसी कोई सेवा, जब बजट में दी गई सेवाओं में, दी गई सेवाओं में ऐसी कोई सेवा जिसका वर्णन नहीं है, जब बजट में दी गई सेवाओं में ऐसी कोई सेवा जिसका वर्णन नहीं है,
वर्णन, जिसका वर्णन नहीं है, तो ऐसी सेवा के लिए, तो ऐसी सेवा के लिए तो ऐसी सेवा के लिए एक मिनट रुक जाओ, बस 1 सेकंड रुक जाओगे? नहीं गधे, जाओ शांत। बट वही, चलो। तो ऐसी सेवा के लिए, ऐसी सेवा के लिए अतिरिक्त धन, ऐसी सेवा के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया जाता है, तो इसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। तो इसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त अनुदान कहते हैं, एडिशनल ग्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये अतिरिक्त अनुदान है। आई बात समझ में? नहीं आई? अरे बोलो। दिस कॉल्ड एडिशनल ग्रांट्स। डन। तो अतिरिक्त सेवा के लिए अतिरिक्त अनुदान। अगला लिखो वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान बजट की कोई ऐसी राशि, बजट की कोई ऐसी राशि या ऐसा खर्चा, बजट की कोई ऐसी राशि या ऐसा खर्चा जिसके लिए अनुमान लगाना कठिन है, जिसके लिए अनुमान लगाना कठिन है, अनुमान लगाना कठिन है, ऐसी राशि या ऐसा पैसा जिसके लिए अनुमान लगाना कठिन है, तो विधायिका के द्वारा, तो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को, तो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को एक अंतरिम अंतरिम राहत पे चला गया दिमाग। तो ये दिमाग कहां है? तो कार्यपालिका के द्वारा विधायिका को एक ब्लैंक चेक दिया था। पता नहीं वो देखा किसी को, अंतरिम राहत पे दिमाग चला गया। कार्यपालिका के, विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक दिया जाता है। विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक दिया जाता है। विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को क्या दिया जाता है? एक ब्लैंक चेक दिया जाता है।
जिसे प्रत्यानुदान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रत्यानुदान कहते हैं। अरे हाँ या ना? जिसे प्रत्यानुदान कहते हैं। डन। चलिए अगला, अब टॉपिक ये खत्म हो गया अनुदान। अब पढ़ेंगे मोशन। डालो प्रस्ताव, मोशन, प्रस्ताव, मोशन, प्रस्ताव यानी मोशन, प्रस्ताव यानी मोशन, प्रस्ताव। और प्रस्ताव ना कई प्रकार के होते हैं। प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। एक होता है विश्वास प्रस्ताव। नाम सुना है? एक होता है, हाँ ग्लास में, ग्लास में, ग्लास में। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। बात नहीं वे गधे, बात नहीं। एक होता है कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। एक होता है निंदा प्रस्ताव। मेरे साथ लिखो, देख क्या रहे हो? एक होता है इसको बोलते हैं हम क्या? समापन यहां लिख देते हैं, चलो। समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव। और इस समापन प्रस्ताव जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है कंगारू समापन। दूसरा ग्लोटिन। और तीसरा घटकों में समापन। श्री कृष्ण। घटकों में समापन। डन, डन। हरे राम राम राम। घटकों में समापन। स्थगन प्रस्ताव। अविश्वास, विश्वास, स्थगन, ध्यानाकर्षण, निंदा प्रस्ताव। आप चाहो तो लिख दो काम रोको, काम रोको प्रस्ताव, कंगारू समापन, ग्लोटीन, घटकों में समापन। ये होते हैं समापन प्रस्ताव। डन, डन। चलो धन्यवाद भी लिखते हैं। लिख दो धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। डालो अविश्वास प्रस्ताव। हेडिंग अविश्वास प्रस्ताव।
चलो, डालो हेडिंग अविश्वास प्रस्ताव। देखो क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में समझो। अविश्वास प्रस्ताव ये क्या होता है, सुनो। अविश्वास प्रस्ताव जो है, इसका जो वर्णन है ना, बात है नहीं, इसका वर्णन लोकसभा के रूल नंबर 198 में कहा है। लोकसभा के रूल नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन है। अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है, आपको बातों का ध्यान देना, सुनो। अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लोकसभा में आता है। पहली बात याद रखो, ये हमेशा कहां आएगा, लोकसभा में। कहां आएगा, और इसको लेकर आता है, इसे कोई भी सांसद लेके आ सकता है। कौन लेके आ सकता है, कोई भी सांसद इसको लेकर आ सकता है, कोई भी सांसद लेकर आ सकता है। अब जो कोई भी सांसद लेकर आ सकता है, जो भी सांसद लेकर आ सकता है, तो चाहे तो पक्ष का सांसद लेके आ सकता है सरकार का, या कौन सा लेके आ सकता है, कौन का ला सकता है। एक बात याद रखना, सामान्यतः ये बात पूरी तरीके से सही है, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है सामान्यतः। यानी ऑल टपोरी काइंड ऑफ एग्जाम्स, अगर ये सवाल आएगा कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो विपक्ष लाता है। लेकिन अगर यूपीएससी पूछ ले स्टेटमेंट में कि अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष लाता है, तो गलत हो गया। पता है क्यों गलत हो गया, क्योंकि आचार्य जेवी कृपलानी, अब आपको ध्यान देना है, सुनो, आपको भाषा पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा अविश्वास प्रस्ताव लाता है पक्ष, विपक्ष, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कह सकते हो, या अविश्वास प्रस्ताव पे सिंपल क्वेश्चन आया कि विपक्ष सरकार द्वारा लाया जाता है, तो सही है, विपक्ष द्वारा लाया जाता सही है, पर उसमें लिखे केवल विपक्ष लाता है। तो आपको इस पर ध्यान देखो, एक्चुअली क्या है ना, जो 80% वैसे एग्जाम होते हैं, सस्ते एग्जाम, दरोगा, सिपाही, इनमें क्या है, ये सही है, विपक्ष है, डन। लेकिन अगर वो यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछ ले कि क्या इसको केवल विपक्षी ला पाएगा, तो ये गलत इसीलिए हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जनरल एग्जाम में सही है, क्योंकि 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, और आचार्य जेवी कृपलानी कांग्रेस के सांसद थे, उस समय कांग्रेस के खिलाफ लाए थे। तो अविश्वास प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल विपक्ष लाएगा, ऐसी बात कहीं लिखी नहीं है। लेकिन आप इस बात को किसी से कहोगे कि सरकार लाएगी, कोई कहेगा सरकार क्यों लाएगी, वे विपक्षी लाएगा। ये बात तो सत्य, विपक्षी लाता है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि विपक्षी लाएगा, क्योंकि पहले सरकार के सांसद ला चुके हैं, डन हो गया। दूसरा, ये केवल लोकसभा में आता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार जो जिम्मेदार है वो केवल लोकसभा पर जिम्मेदार है, आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो इसे केवल विपक्ष ही लेकर आता है, मतलब सॉरी, ये केवल लोकसभा में आता है। कहां आता है, और जब भी लोकसभा इसे लाएगी, तो लोकसभा अपने 50 सांसद, लोकसभा के 50 सांसद इसको लेकर आते हैं। इसके बाद सरकार को 10 दिन का समय, 10 डेज के टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, ये पारित होना चाहिए, 10 दिन के समय के अंदर होना चाहिए। ये एक सत्र में केवल एक बार आता है, यानी एक सत्र होगा पार्लियामेंट का, तो आप एक सत्र में केवल एक बार ये आता है। अब तक भारत में कुल देखेंगे तो 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पारित तो सरकार क्या होगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था, सर्वाधिक बार आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। किसके खिलाफ आया था, सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, ये 15 बार आया था। अरे बोलो हाँ या ना, कितने बार आया था, 15 बार आया था, डन। अभी तक 28 बार आ चुका है। सबसे पहली बार आया था 1963 में, आचार्य जेवी लाए थे, किसकी सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। लिखें, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन, अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन लोकसभा के लोकसभा के रूल नंबर
198 में दिया गया है लोकसभा के रूल नंबर 198 में दिया गया है, किसमें दिया गया है? रूल नंबर 198 में दिया गया, रूल नंबर 198 में दिया गया है। लिखे, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसे कोई भी सांसद ला सकता है, इसे कोई भी सांसद ला सकता है, इसे कोई भी सांसद ला सकता है। डन डन। सामान्यतः ये विपक्ष के सांसदों द्वारा, सामान्यतः ये विपक्ष के सांसदों द्वारा लाया जाता है। सामान्यतः ये विपक्ष के सांसदों द्वारा लाया जाता है। दंडनानंद कौन लाता है इसे? विपक्ष के सांसद लेकर आते हैं। अगला लिखें, इसको लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसको लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है। इसे पारित होने के बाद, इसे पारित होने के बाद सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसे पारित होने के बाद सरकार को इस्तीफा देना होता है। सरकार को क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। सरकार को इस्तीफा देना होता है। अरे बोलो हाँ या ना? दंडनानंद बोलो, इस्तीफा देना होता है। लिखे, ये अब तक ये 28 बार आ चुका है। अब तक ये 28 बार आ चुका है। सबसे पहली बार 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा, आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। डन, लाया गया। देखिए, सर्वाधिक बार 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया। सर्वाधिक बार 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया। लिखे, मोरारजी देसाई की सरकार
मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी थी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी थी। डन। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी थी। इतना बुद्धिमात आई या नहीं आई? एक है यह एक सत्र में लिखा, आप नहीं लिखा, यह एक सत्र में केवल एक बार लाया जाता है। एक सत्र में केवल एक बार लाया जाता है। डन डन। चलो अब लिखेंगे हम विश्वास प्रस्ताव। देखो विश्वास प्रस्ताव कौन लाता होगा? कौन लाएगा? विश्वास प्रस्ताव लाएगी सरकार। कौन लाएगी? विश्वास प्रस्ताव सरकार लेकर आती है। सरकार सुनो, विश्वास प्रस्ताव सरकार लेकर आती है जब सरकार को, सुनो ना बात है नहीं, जब सरकार को अपना बहुमत साबित करना हो। क्या साबित करना हो? सरकार को अपना बहुमत साबित करना हो। सरकार को अपना बहुमत साबित करना हो। सरकार को बताना हो कि हमारा बहुमत ये है। तो जब सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है तो क्या लेकर आती है? वो क्या लेकर आती है? विश्वास प्रस्ताव लाती है। जब सरकार को अपना बहुमत साबित करना हो तो विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। विश्वास प्रस्ताव कहां आता है? ये भी लोकसभा में आएगा। कहां आएगा? और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी? जोर से बोलो। इससे भी सरकार क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। जैसे 1997 में 1997 में एक सरकार थी देवगौड़ा की सरकार। किसकी थी? तो देवगौड़ा की सरकार इसी कारण से गिर गई थी 1997 में। इसके बाद 1990 में सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार। तो वीपी सिंह की सरकार भी इसी कारण से गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। लिखे विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव अच्छा, ये वाला पॉइंट भी लिखाना था क्या हिमांशु कुमार? देखो हिमांशु एक बात और कह रहा है कि सर एक बात और बता दो कि अविश्वास प्रस्ताव 2 साल के बाद लगता है। ये पॉइंट करेक्ट है। यानी सरकार बनी ना, बेसिकली इसमें ये वाली बात होती है कि जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे 6 महीने पहले आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। डन। ये तो वैसे याद रहेगा, जब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता, अगर 6 महीने रह गए तो सरकार को होने में। डन। अभी इसको विश्वास प्रस्ताव को लिखो आप। विश्वास प्रस्ताव क्या लिखा आपने? सरकार के द्वारा सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए, सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है। सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता। सदन का बहुमत क्या है? साबित करके लाया जाता है। अरे हाँ या ना? बहुमत साबित के लाया जाता। यदि ये पारित नहीं होता है, यदि ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी।
तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। लिखे 1997 में 1997 में देवगौड़ा की सरकार, 1997 में देवगौड़ा, इसका पूरा नाम है HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, देवगौड़ा की सरकार। और 1990 में VP सिंह की सरकार, और 1990 में VP सिंह की सरकार। इस कारण से गिर गई थी, इस कारण से गिर गई थी। 10 अविश्वास प्रस्ताव में एक लाइन लिख दो पीछे वाले में, अविश्वास में एक लाइन छोटी सी, जगह नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के कार्यकाल को, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के कार्यकाल को खत्म होने से 6 महीने के कम समय में, 6 महीने के कम समय में नहीं लाया जाता है। 6 महीने के कम समय में नहीं लाया जाता, यानी अगर समय कम बचा होगा 6 महीने से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अरे हाँ या ना, नहीं लाया जाता है। डन होगी कहानी। चलो अब पढ़ते हैं अगला वाला। अगला नाम निंदा प्रस्ताव, नाम निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। निंदा प्रस्ताव, देखो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं सेंसर मोशन। क्या बोलते हैं? निंदा प्रस्ताव क्या होता है? देखो निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव ना, सुनो दोनों में अंतर क्या है। अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, जबकि निंदा प्रस्ताव केवल एक मंत्री के खिलाफ आता है, केवल एक मंत्री के खिलाफ। तो सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए, सरकार की कोई नीति है तो सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए, सरकार की कोई नीति उसकी आलोचना करनी है, सरकारी किसी नीति की आलोचना करने के लिए, उसकी नीति की आलोचना करने के लिए हम लेकर आते निंदा प्रस्ताव। क्या लेकर आते? हम लेकर आते निंदा प्रस्ताव। क्या लेकर आते? तो निंदा प्रस्ताव सरकारी किसी नीति की आलोचना करने के लिए आता है, तो उसे कहते हैं हम निंदा प्रस्ताव। तो ये निंदा प्रस्ताव जो है ये केवल एक मंत्री के अगेंस्ट आता है। किसके अगेंस्ट आता है? केवल एक मंत्री के अगेंस्ट आता है, केवल एक मंत्री के विरुद्ध आता है कि एक सिंगल मिनिस्टर है उसके विरुद्ध आएगा निंदा प्रस्ताव, सबके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं आएगा। केवल एक मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आता है और जो कि अविश्वास प्रस्ताव सबके खिलाफ आता है। डन। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, देखो अगर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार तुरंत नहीं गिरेगी। अविश्वास प्रस्ताव में क्या, सरकार तुरंत गिर जाती है, जैसे ही पारित होगा सरकार गिर जाएगी। डन। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, अगर ये पारित होता है तो अगर ये मान लो एक मंत्री हट गया, सपोज करना जैसे मंत्री है, अब आपने कहा सर एक मंत्री हटना चाहिए, अब आपने ये मंत्री हटा दिया कि मंत्री हटेगा, तो एक मंत्री जब हटेगा तो सारा मंत्री परिषद जो है वो चाहे तो ना हटे, वो इस मंत्री को हटा दे। अगर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो गया है, ये निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है, तो इससे सूचना जाती है कि सरकार के पास बहुमत है नहीं,
डन। तो इससे सरकार गिरती नहीं है, लेकिन सरकार इस्तीफा देने के लिए बाध्यकारी हो जाती है। क्या हो जाती है? इस्तीफा देने के लिए बाध्यकारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मान लो अगर ये पास नहीं हुआ निंदा प्रस्ताव, तो क्या होगा? विपक्ष जो है ना वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। क्या लाएगा? और बृहस्पति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव लाके वो क्या करेगा? इस निंदा प्रस्ताव को जो है इसके आधार पे सरकार को हटा देगा। किसी की निंदा होगी ना इसमें। देखिए निंदा प्रस्ताव, ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ये? है? कौन था ये? किसी बच्चे ने भेजा ना? है? बच्चा भेजा, मैं बाहर से भेज रहा, लिखो निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव सरकार की किसी नीति की, सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए, सरकार की किसी नीति की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, और निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री की विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। लिखें निंदा प्रस्ताव पारित होने पर, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार तुरंत नहीं गिरती, सरकार तुरंत नहीं गिरती, बल्कि वह इस्तीफा देने के लिए, वह इस्तीफा देने के लिए बाध्यकारी हो जाती है। तुरंत नहीं गिरती, बल्कि वह इस्तीफा देने के लिए बाध्यकारी हो जाती। मैं सरकार तुरंत नहीं गिरेगी, पर क्या होगा? सरकार जो है इस्तीफा देने के लिए क्या हो जाएगी? बाध्यकारी हो जाती है। अरे हाँ या ना? डन 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 डन। बाध्यकारी हो जाएगी, बाद में सरकार टपक सकती है। अब लिखे स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव बेटा लैम्डक भी पढ़ाऊंगा, मत टेंशन ले। लैम्डक क्या होता है? कुछ नहीं होता, 2 पैसे की चीज है वो। लैम्डक और कोरम पढ़ाया नहीं क्या मैंने अभी तक? है 1/10 भाग कोरम कहलाता है। और लैम्डक क्या होता है? सत्र होता है। लोकसभा का अंतिम सत्र, संसद का अंतिम सत्र लैम्डक कहलाता है। क्या कहलाता है? लैम्डक मतलब लंगड़ी बतख। लिखाऊंगा, पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। स्थगन प्रस्ताव देखो, स्थगन प्रस्ताव ये क्या होता है? सुनो, स्थगन प्रस्ताव होता है मेरे लाडले कि जब मान लो सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन की बैठक चल रही है, अब सदन की कार्यवाही में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया, मान लो जैसे मणिपुर में कुछ हो गया, कई देश में कुछ हो गया, तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया, कोई महत्वपूर्ण बात आ गई, तो अब क्या होता है? उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई मुद्दा आ गया, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? यानी किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी ने बोर्ड हैंग कर लिया है, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, कोई लोक महत्व का मुद्दा है, लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार सदन को स्थगित करके, सदन की कार्यवाही जो है, इस सदन की कार्यवाही को, जो सदन है, इस सदन की कार्यवाही को आप क्या करो? स्थगित कर दो। क्या करो?
किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके उस लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना, या किसी मंत्री का ध्यान केंद्रित करना, या सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना और उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। डन, लिखो। ये भी कैसे आता है? इसको लाने के लिए कितने मेंबर चाहिए? इसको भी लाने के लिए आपको कितने मेंबर चाहिए? 50। ये भी 50 मेंबर्स के साथ आता है। लिखे, किसी लोक महत्व के आवश्यक विषय पर, किसी लोक महत्व के आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। इसे 50 सदस्य लेकर आते, आवश्यक लिख देना। इसे 50 सदस्य लेकर आते, आवश्यक। ये किसी ऐसे मामले पर नहीं लाया जा सकता। ये किसी ऐसे मामले पर नहीं लाया जा सकता जो मामला न्यायालय में लंबित है। जो मामला न्यायालय में लंबित है, ये किसी ऐसे मामले में नहीं लाया जा सकता जो मामला न्यायालय में क्या है? जो मामला न्यायालय में लंबित है। इसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अब एक होता है काम रोको। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, एक होता है काम रोको प्रस्ताव। क्या होता है? सॉरी, काम रोको नहीं, ध्यान आकर्षण। पहले ध्यान आकर्षण समझ लो। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या होता है? देखो ये क्या होता है, दोनों मंत्र समझो। ये क्या होता है? किसी मंत्री का ध्यान, ये किसी मंत्री के खिलाफ आता है और ये सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए आता है। किसी मंत्री का ध्यान, सुनो, किसी मंत्री का ध्यान किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, कोई बहुत लोक महत्व का मुद्दा है तो किसी मंत्री का ध्यान या सदन का ध्यान किसी लोक महत्व के मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए कि भाई दिन दुनिया में चल क्या रहा है, उस पर चर्चा करो। ये सुनो, अंतर क्या है? आकर्षित करने के लिए अंतर यह, इसमें सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें होता है देश में बहुत कुछ चल रहा है, तुम यहां बैठ के हवाबाजी कर रहे हो, निकलो यहां से। इसमें होता है नहीं, आप सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे लेकर आते ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दोनों में क्या अंतर है? एक मैं आपसे कहूं, यार हमारे देश में, यार हमारे संस्था में ऐसा चल रहा है, आप लोग क्लास कर रहे हो, क्लास बंद, हम ये काम करेंगे। डन हो गया? ये हो गया स्थगन प्रस्ताव। एक है मैं आपसे कहूं कि नहीं, हमारी क्लास चल रही है लेकिन आप लोगों को इस बिंदु पे ध्यान देना चाहिए, इसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आया समझ? आया समझ कि नहीं आया? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है आकर्षित करने के लिए, किसी लोक महत्व के मुद्दे को आकर्षित करने के लिए,
इसे कोई मंत्री के लिए लेकर आ जाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और ये भारत की देन है। यानी संसदीय प्रथा जो है, संसदीय प्रथा में जे भी 0 की तरह, जैसे शून्यकाल है ना, उस शून्यकाल की तरह भारत की देन है। ये संसदीय प्रथा में इंडिया ने दिया है इसको। 1969 से ये भारत में प्रॉपरली प्रयोग हो रहा है, 1969 से यूज किया जा रहा है। इसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। लिखो, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। यह संसदीय प्रथा में भारत की देन है। यह संसदीय प्रथा में भारत की देन है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और 1969 से 1969 से ये लगातार 1969 से ये लगातार प्रयोग किया जा रहा है। 1969 से ये लगातार प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। अरे बोलो हाँ, 1969 से लगातार प्रयोग किया जा रहा। डन डन डन। चलो अब बात करें अगला डालते हैं हम नेक्स्ट वाला, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव ये क्या होता है? हाँ तो सब पढ़ तो रहे, समापन ही पढ़ लो, एक बार छोटे छोटे पढ़ लो। धन्यवाद प्रस्ताव देखो ये क्या होता है। धन्यवाद प्रस्ताव ये होता है, देखो धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या है। धन्यवाद प्रस्ताव आता है, इसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम है मोशन ऑफ थैंक्स। इसे हम नाम देते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या कहता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहता है कि जब भी किसी लोकसभा का आम चुनाव हुआ, जैसे लोकसभा का आम चुनाव हुआ 17वीं का 18वीं का, तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद, जब भी आम चुनाव होगा तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद और किसी भी वित्तीय वर्ष का प्रथम सत्र, जैसे साल है इस साल चली, तो वित्तीय वर्ष का प्रथम सत्र जो होता है ना, यानी जैसे प्रथम सत्र कब आता है? फरवरी में, यानी बजट सत्र में राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते। क्या लेकर आते? राष्ट्रपति पेश करते धन्यवाद प्रस्ताव। कौन पेश करते? राष्ट्रपति पेश करते। अच्छा कमाल की बात यह कि राष्ट्रपति इसमें विपक्ष का और सदन का धन्यवाद देते। तो इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है, इस प्रस्ताव में क्या लिखा रहेगा, यह प्रारूप तैयार करता है मंत्री परिषद। कौन तैयार करता है? वो बनाकर देता है। राष्ट्रपति केवल उसे पढ़ते हैं कि भाई सरकार ये करेगी। इसके प्रारूप में क्या होता है? इसमें सरकार का आगामी वर्ष का, सरकार क्या करने वाली है, आगामी वर्ष की
सरकार की रूपरेखा होती है। क्या होती है? यानी सरकार का ये काम है और सरकार ये करेगी, इस प्रारूप में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अगर ये मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, मंत्रिपरिषद इसका तैयार करता है, अगर ये पारित नहीं हुआ, अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। आया समझ? राष्ट्रपति धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार बना के दे रही है, सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। तो आप क्या समझे? आप ये सब बातें पढ़ रहे हो पीटी के लिए, आपकी समझ में यह है कि हमारे कंट्री में मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे कंट्री में सरकार पे कितने कंट्रोल है। जब आप मेंस पढ़ोगे तो वहां ऐसा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, वहां लिखा जाएगा कि कार्यपालिका को विधायिका कैसे कंट्रोल करती है। वहां गधे की तरह करोगे ही, वहां मैं सिर्फ लाइन लिखाऊंगा, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको, स्थगन प्रस्ताव, संचित धन का निकास करना। हमारे कंट्री में जो पैसा होता है भारत में, उसमें मतदान होता है, बजट, संसदीय समितियां, इस प्रकार से कार्यपालिका को विधायिका नियंत्रित करती है। वहां आधे गधों को ये नहीं पता होते प्रस्ताव क्या होते हैं। ये सब क्या प्री है, दिस इज आप सिंपल जान रहे हो। वहां क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा कि कार्यपालिका विधायिका को कैसे नियंत्रित करती है, या विधायिका संसद। अभी देखो आपने क्या देखा? आपने देखा कि पुलिस, सरकार नहीं जानते आप अभी सरकार कितनी पावरफुल होती है। सरकार चाहे तो आदमी को खा जाए, तो सरकार इतनी पावरफुल होती है। हाँ, लेकिन सरकार के पास किसका नियंत्रण है? न्यायपालिका। और किसका नियंत्रण है? विधायिका का। तो अब विधायिका सरकार को कैसे नियंत्रित करती है? उसके पास क्या साधन है? साधन है कि बजट से पैसा निकलता है, वहां मतदान होता है। साधन है कि इतने सारे अविश्वास प्रस्ताव हैं, वहां मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव में मतदान होता है। अगर सरकार एक छोटी जगह चूक गई, सरकार गिर जाएगी। ऐसा मच ये विचार बना के पढ़ोगे ना तो अभी से मेंस का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। अब देखो पूरे संविधान जब पढ़ लोगे तो आपको अलग अलग जगह मिलेगा। जैसे यहां मैंने पढ़ाया अविश्वास प्रस्ताव, वहां मैंने पढ़ाया 75 का 3 मंत्रिपरिषद में, तो कहीं हमने कुछ पढ़ाया कहीं कुछ पढ़ाया। सारे संविधान की बातें एक जगह लाके लिख देना, ये है मेंस। ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा मेंस में कि तुम एक टॉपिक चल रहा है। मेंस में क्या होता है, अगर आपको 1 से लेकर 395 तक के आर्टिकल्स अगर आपने याद नहीं होने चाहिए, अगर आपने पूरे नहीं पढ़े तो आप मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। यानी आर्टिकल का मतलब आपने टॉपिक नहीं पढ़े। ऐसे नहीं आता मेंस में कि संसद से सवाल संसद में आएगा, ऐसा नहीं होता पॉलिटी में। पॉलिटी का सवाल अगर फंडामेंटल राइट से आएगा तो वो आपको संसद, न्यायपालिका सब कुछ आना चाहिए, आपातकाल, तब इसका आंसर लिख पाओगे आप। तो कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा कि एक टॉपिक एक सवाल, ये प्री में होता है ऐसा। तुम यही हवा निकल जा रही तुम्हारी, हंसते हो दांत निकाल देते ही। यही करना बंद करो तुम लोग गधो। मेंस के बच्चे देखो, एक लड़का था हमारा, उसका कल इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो हमारे स्टूडेंट था बीपीएससी का, बड़ा अच्छा धराले से बोल रहा था। अलग दिखता है मेंस का बच्चा जब बोल रहा होता है। मेंस का बच्चा पढ़ने के बाद, पॉलिटी पढ़ा हुआ बच्चा हो, बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था। आनंद न्यूज में आके परसों उसका वीडियो वायरल हुआ। बीपीएससी मेंस का स्टूडेंट है हमारा वो। ऐसे ही और तुम लोग कैसे हो? अभी तुम्हारी बुद्धि जो है, तुम्हारे सामने कोई आए, तुम्हारी तो बुद्धि काम नहीं करती फिलहाल अभी। कारण है क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है अभी। और मैं ऐसा मानता हूं जिस बच्चे ने मेंस नहीं पढ़ा उसको तो जीने का हक ही नहीं है। वो ये कह नहीं सकता है मैं भी तैयारी करता हूं बीपीएससी की। भाई एक बात सोचो, कोई हेलो ऐसे हो गया, कोई आदमी खाना चाहता है पर अभी खाने का आटा लग रहा है, तो आटा लगा तो कह सकता है मैंने खाना खा लिया। वही हो तुम, अभी आटे की स्टेज पे हो। डन, तो लिखो आगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर पीटी क्लास में मेंस पढ़े? नहीं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं इनको सीरियस होकर पढ़े और इन चीजों को वो ज्यादा ना माने। डन। ये सब में दांत निकाल जाते हैं। और एक बात और, अप्रोच सही करें। अप्रोच का मतलब है कि आगे आपको क्या पढ़ना है, आपकी विचार कैसा रहेगा, उसके लिए तैयार करें दिमाग को, इसीलिए बता रहा हूं। लिखे आगे। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा के आम चुनाव के बाद, धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा के आम चुनाव के बाद और वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र में, लोकसभा के आम चुनाव के बाद और वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र में पेश किया जाता है लिखे। इसे राष्ट्रपति पेश करते हैं। इसे राष्ट्रपति पेश करते हैं। लिखे। धन्यवाद प्रस्ताव का प्रारूप मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती। डन। चलो अब डालो काम रोको प्रस्ताव। एक लाइन में लिख दो, उसके बाद मैं समापन प्रस्ताव पढ़ाऊंगा। काम रोको प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। अब लिखो काम रोको प्रस्ताव। क्या लिखो? काम रोको प्रस्ताव। ये क्या होता है? किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सदन के बाकी कामों को रोक दो। यानी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर आपको चर्चा करनी है, तो चर्चा करनी है, सदन के बाकी कार्यों को रोक दो और बाकी कार्यों को रोककर किसी मुद्दे पे चर्चा करो। ये केवल लोकसभा में आता है। कहां आता है? लिखें काम रोको प्रस्ताव। लिखें इसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो अति आवश्यक हो और तात्कालिक महत्व का हो, जो अति आवश्यक हो और तात्कालिक महत्व का हो,
तो काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। तो काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है? काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है कि भैया काम वाम क्या कर दो, रोक दो। क्या लेके लाते हैं हम? काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। डन। चलो अब लिखेंगे समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव क्या होते हैं? सुनो, कोई रह तो नहीं है इसमें से? है? हो गया ना? समापन प्रस्ताव देखो, समापन प्रस्ताव क्या होता है समझ लो ध्यान से। समापन प्रस्ताव होता है बेसिकली, इसे बोलते हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हम क्या? क्लोजर मोशन। क्या बोलते हैं? क्लोजर मोशन। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे कंट्री में, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्री लैग बताता हूं, मेंस में इसको पढ़ेंगे अलग से। देखो क्या होता है, आजकल संसद जो है ना, वो कानूनों पर चर्चा खुल के नहीं करती। संसद किसी भी कानून को लाती है और उस कानून को जल्दी जल्दी पास कर देती है। जैसे मान लो कोई विधेयक आया, कोई कानून आया, तो कानून के अंदर बहुत सारी धाराएं होती है। क्या होती है? कानून में क्या होती है? धारा। और संविधान में अनुच्छेद। संविधान में धारा नहीं होती, अनुच्छेद होते हैं। तो कानून में बहुत प्रकार की धारा होती है, और जो कानून में बहुत प्रकार की धाराएं होती हैं, वो धारा पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार क्या करती है? जल्दी जल्दी कानून को पारित करना चाहती है, तो सरकार इसके लिए 3 प्रकार के समापन प्रस्ताव लेकर आती है। एक समापन प्रस्ताव कौन सा है? मान लो ये है, मान लो कोई कानून है और वो कानून इतना लंबा है, ये कानून है। अब इस कानून में क्या हो रहा है? ये कानून है। अब कानून में धारा 1 से लेकर धारा 100 है। कितनी धारा है? 1 से लेकर 100। अब क्या करे सरकार? क्या करे कि इसकी सभी धाराओं पर चर्चा ना कर। सरकार क्या करे? धारा 1 पढ़ी, धारा 10 पढ़ी, धारा 20 पढ़ी, धारा 50 पढ़ी, धारा 70 पढ़ी और धारा 100 पढ़ी, और बोल दिया कानून पास। यानी सभी धाराओं पर चर्चा नहीं करी, सरकार ने टाइम वेस्ट नहीं किया और कानून को पास करा दिया। ये बात सही है गलत है? ये बात मेरे से पता चलेगी सही है गलत है, क्योंकि ऐसे कानून पास हो तो कानून गुणवत्ता खराब होगी, कानून की क्वालिटी घटिया होगी। ऐसे लॉ अगर पास हुए तो कानून है उसकी क्वालिटी खराब होगी, उसकी गुणवत्ता खराब होगी कानून की। और जब कानून की क्वालिटी खराब होगी तो न्यायपालिका के लोग जाएंगे तो न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा, और न्यायपालिका अपनी बात करेगी तो इसे नाम देंगे न्यायिक सक्रियता। डन। और अगर कानून लेट पारित होगा तो जैसे सदन से वॉकआउट होता है, इससे कारण के कानून जल्दी से पारित नहीं हो पाते, सदन का काम वेस्ट होता है। तो विपक्ष को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सब मेन से हम पढ़ेंगे इनके नुकसान क्या है। अभी आप जान लो, इसे कहते हैं हम कंगारू समापन। क्या कहते हैं? इसका ही नाम है कंगारू समापन। जब सरकार किसी विधेयक की प्रत्येक धारा पर चर्चा न करके कुछ धाराओं को छोड़े और कुछ धाराओं पर चर्चा करे, इसे बोलते हैं कंगारू समापन। कंगारू कैसे छलांग मारता है? ऐसे मारता है ना छलांग, इसे बोलते हैं कंगारू समापन। अब एक होता है गिलोटिन। क्या होता है? अब गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन होता है जब कोई कानून है, कोई कानून है, उस कानून के अंदर 100 धाराएं। कितनी धाराएं? 100। अब उस कानून की 100 धाराओं में आपने चर्चा नहीं करी, आपने शुरू की केवल 20 धारा में चर्चा करी, और शुरू की केवल 20 धारा में चर्चा करके, शुरू की केवल 20 धारा में चर्चा करके आपने क्या किया? आपने कानून को पारित कर दिया। डन। इसे कहते हैं गिलोटिन। गिलोटिन क्या होती है? एक आदमी को काटने की मशीन होती है। पुराने जन्म में क्या होता था, फ्रांस वगैरह में, पहले जन्म में, पहले दौर में आदमी को फांसी, तो आदमी क्या करते? लटकाते फांसी पे। गिलोटिन में क्या करते? आदमी को एक तख्ते के अंदर डालते हैं। जैसे मान के चलो, आपको मैं दिखा सकता हूं गिलोटिन, पर आपको मैं बना के दिखा देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये वाला है, ये वाला एक बॉक्स है। देखो अब यहां क्या है? यहां आदमी है, ये वाला आदमी लटका हुआ है। तो यहां क्या करते हैं? ये एक ना गोला बना देते हैं, गोला, एक गोला बना देते हैं। इस गोले में आदमी का सिर फंस जाता है। डन। और ऊपर से क्या होता है? यहां एक गड़सा होता है, गड़सा ऐसे करके। डन। ऐसे करके ना एक ऐसे करके, एक ऐसे करके ब्लेड होता है, ऐसे करके एक गड़सा टाइप का बना होता है, ऐसे करके। अब क्या होता है? आदमी या फंसता है गर्दन
और इस गड़से को छोड़ देते हैं, खड़ से गिरता आदमी गर्दन काट देता अलग। इसमें आदमी क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे आप मुर्गे को काटते हो ना बेरहमी से, ऐसे आदमी को भी काटा जाता है। वैसे मेरी नजर में मुर्गा की और आदमी की औकात एक है, मैं इन दोनों में अंतर नहीं करता। क्योंकि मुर्गों की जनसंख्या ज्यादा होती है तो आदमी को नुकसान हो जाएंगे। वैसा ही सेम आदमी के बारे में आदमी सोचता है कि अगर जनसंख्या ज्यादा हुई, अमीर पता है क्या सोचता है गरीबों के बारे में, पूंजीवादी सोचते हैं कि अगर गरीब नहीं हुए तो ये मकान बिल्डिंग कौन बनाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, ऑटो कौन चलाएगा, बस ड्राइवर कौन बनेगा, घर में काम कौन करेगा। तो जैसा तुम मुर्गा के बारे में सोचते हो वैसे इंसान तुम्हारे बारे में सोचता है। दोनों एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। आदमी कटने के नाम पे तुम्हारा कैसा कहें, मुर्गा कटने के नाम पे कुछ नहीं। आदमी तो सजग प्राणी है, उसको काटोगे भी तो अलग बात है, और मुर्गा ही बेचारा, वो तो बेचारा है, उसको काटोगे दर्द नहीं होता। बकरे को काटने में दर्द नहीं होता, फिर आदमी काटने में ऐसा कौन सी बड़ी बात है। खट से आदमी कट जाता है साफ, 2 मिनट लगती है साफ। फिर गधो ऐसे नहीं, आदमी और बकरा को अलग अलग मान रहे हो, बकरा और आदमी एक ही है, है? तो इसे कहते हैं हलाला, हलाल करते हैं, हलाल, दैट्स कॉल्ड हलाल, नहीं हलाल, यही है हलाल। क्या करते हैं इसे, हलाल। अरे कैसे बोलते हैं, हलाल, यही है ना हलाल। नहीं हलाल नहीं होता, झटका करना। क्या है, एक बार में आदमी काट देना। तो ऐसे क्या है कि कानून को पूरा ना पारित करके उस कानून के हिस्से को काट देना, इसे कहते हैं क्या, ग्लोटे। क्या कहते हैं, आया समझ, आया नहीं आया? एक होता है कंपार्टमेंट क्लोजर। कंपार्टमेंट क्लोजर को कहते हैं हम बेसिकली घटकों में समापन। जैसे कोई है, इसमें 100 धाराएं, 100, इसमें 100 धाराएं, 100 धाराएं, 100 मान के चलो। सरी दुख सरी दुख वेज वाले समझते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यही कारण है कि इससे नॉन वेज नहीं खाता हूं, क्योंकि मैं आदमी और बकरे को बराबर मानता हूं, और कोई कारण नहीं है। मेरी नजर में आदमी और मुर्गे की औकात एक है, सेम, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आदमी भी ऐसे ट्रीट होते हैं। पूंजीपति, मार्क्स कहता था पूंजीपति गरीब लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम बकरे को करते हो, है? मैंने तो ये नहीं कहा खाना गलत है नहीं गलत है, ये मुद्दा अलग है। मैंने बस इतना कहा है कि ट्रीटमेंट सेम है। देखो आप सोचो, अगर हर आदमी पैसे वाला बनेगा, पूंजीपति सोचता है तो बिल्डिंग कौन बनाएगा। अगर हर आदमी करोड़पति होगा तो पूंजीपति ऐसा सोचता है कि फिर ये लाइट लगाने कौन आएगा। इसका मतलब पूंजीपति चाहते गरीबी हो और अमीर भी हो। अमीर कभी नहीं चाहता गरीब गरीब अमीर बन जाए, कभी नहीं चाहता हो। वैसे जैसे आप सोचते हो ना, तो क्या कहता है कि अगर सब अमीर बन गए तो फिर गरीबों, फिर कौन काम करेगा। वैसे ये सोचते हैं कि अगर सारे मुर्गे तुमने नहीं खाए तो मुर्गा आदमी को खा जाएगा। सेम बात। चलो आगे पॉइंट पे आओ। तो बाकी कोई खाना गलत नहीं होता, नॉन वेज खाओ वेज खाओ सब बढ़िया होता है, खाना खाना होता है। आगे देखो, क्या देखो आगे, कोई भी विधेयक है उस विधेयक में कंपार्टमेंट बना दो। क्या बना दो, कंपार्टमेंट। जैसे 1 से लेकर 10 तक की धारा की चर्चा करनी है, धारा 1 से 10 तक की चर्चा करनी है, और धारा 20 से 40 तक की चर्चा करनी है, 20 से 40 तक की चर्चा करनी है, धारा 60 तक से 80 तक की चर्चा करनी है। यानी इसके कंपार्टमेंट बना के, कुछ कुछ कंपार्टमेंट आपने बनाए, घटक बनाए, और घटकों के माध्यम से आपने उसका समापन कर दिया। इसे कहते हैं घटकों से समापन। क्या कहते हैं? तो समापन प्रस्ताव जो है गलत है, लेकिन ये समापन प्रस्ताव सरकार लेकर आती है जल्दी जल्दी कानूनों का निर्माण करने के लिए। लिखे आगे, समापन प्रस्ताव डाले, हेडिंग डाल दिया। अब पहला डाले उसके अंदर कंगारू समापन। क्या हो गया, टाइम हो गया, कोई टाइम नहीं, चुपचाप लिखो गधे।
कंगारू समापन, कंगारू समापन। जीव आदमी है, बकरा भी जब इंसान के हाथ तोड़कर, अरे बकरे की बात करने लगे नहीं यहाँ पे। यार बच्चों एक बात याद रखो, आप जीवन में किसी भी आदमी को फॉलो मत करो। विचार विचार मैं कभी ये नहीं कहता कि आप नॉनवेज मत खाना, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मेरा विचार क्या है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों को, दुनिया को सुनो और दुनिया के सोच के आधार पर आपके विचार तैयार होंगे। अब आपने मेरा एक राय सुनी, हो सकता है कोई जो हो वो दूसरी राय दे कि नहीं इसीलिए खाना चाहिए, तो आपको वो सुनना है और सुन के अपनी क्षमता पे पहुंचना है कि आपका मन, आपकी आत्मा किस बात से प्रभावित है। यही जीवन है। लिखो आगे, कंगारू समापन। जब किसी विधेयक की विधेयक की कुछ धाराओं को छोड़कर कुछ धाराओं पे चर्चा की जाती है तो उसे कंगारू समापन कहते हैं। तो उसे कंगारू समापन कहते हैं। कंगारू समापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला लिखे, ग्लोटीन। ग्लोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोटीन। तो ग्लोटीन एक समापन प्रस्ताव है ना। हाँ, लिखे, जब किसी विधेयक की केवल कुछ धाराओं को पे चर्चा करके जब किसी विधेयक की केवल कुछ धाराओं पर चर्चा करके बाकी सभी धाराओं को छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी धाराओं को छोड़ दिया जाता है, तो इसे ग्लोटीन कहते हैं। तो इसे ग्लोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटीन कहते हैं। डन डन डन। अब लिखो दूसरा, घटकों में समापन। तो क्लास की टाइमिंग कितने? 1:30 बजे तक है, 1:45 तक है, 1:15। तो कितने बजे से थी क्लास? 11:15 से 1:15। पहले तो 1:30 तक होती थी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख दो। किसकी क्लास है? चलो कोई बात नहीं, लिखो आप। घटकों में समापन, घटकों में समापन। तो टाइमिंग चेंज हो गया, इसका मतलब घटकों में समापन। घटकों में समापन किसी विधेयक की कुछ घटक बनाकर, किसी विधेयक के कुछ घटक बनाकर उन घटकों पर, किसी विधेयक के कुछ घटक बनाकर उन घटकों पर चर्चा कर लेना, चर्चा कर लेना घटकों में समापन कहलाता है। बेटा, घटकों में समापन
कहलाता है। डन। क्या कहलाता है? समापन समाप्त हो गया, सारा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अलग कुछ, ठीक है।